एक आम टैक्स पेयर की उम्मीदों पर आज पेश किया गया बजट खरा नहीं उतरा है। वित्त मंत्री जी के पिटारे से ऐलान तो निकले, पर जितने निकले वो आम सैलरीड क्लास को राहत पहुंचाने के लिए नाकाफी साबित हुए हैं। ना ही टैक्स स्लैब में बदलाव आया और ना ही छूट में बढ़ावा किया गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब आपकी जेब पर ये बजट कितना असर डालेगा, आपके निवेश पोर्टफोलियो में क्या कुछ करने की अब जरूरत है, हम आपको बताएंगे हमारी खास पेशकश बजट आपका पैसा में। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानर अर्नब पंड्या, गौरव मशरूवाला और वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत उस्तिकी। आप तीनों का ही स्वागत है इस खास पेशकश में। सबसे पहले अर्नब जी, आम टैक्स पेयर को अगर हम देखें तो किसी भी मोर्चे पर राहत नहीं मिली है, केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़कर। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक फ़ायदा मिला है, यानी कि एक नई चीज़ है जो आपके लिए आई है, जो पहले कई सालों पहले थी। इसमें आप अपने टैक्सेबल इनकम को 40,000 रुपीज़ से कम कर सकते हैं। राइट। लेकिन उसके सामने दो चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं, यानी कि उसे हटाई दी गई है टैक्स बेनिफिट के दायरे से। पहली चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, जो अलाउेबल है 1600 पर मंथ, विच इज़ 19,200 पर ईयर। और दूसरी चीज़ है मेडिकल एक्सपेंसेस का जो रीइंबर्समेंट होता था 15,000 तक। तो अगर आप ये दो चीज़ें के बेनिफिट ले रहे हो अपने टैक्स स्ट्रक्चर में, सैलरी स्ट्रक्चर में, तो आपका नेट बेनिफिट सिर्फ 5,800 रुपये रह जाता है। अगर आप पहले ये नहीं ले रहे थे तो आपके लिए ये 40,000 का बेनिफिट एक एडिशनल है। लेकिन आप देखेंगे कि एक मेजॉरिटी जो सैलरीड है वो इन सब अलाउंसेस का बेनिफिट पहले भी ले रहे थे, तो उनके लिए एक सेट ऑफ है, यानी कि उनके लिए बेनिफिट नेट कम ही होगा। गौरव जी, थोड़ा सा इसको हम लोग बारीकी से देखते हैं, क्योंकि सेस भी बढ़ा दिया गया है। तो ये जो नेट प्रॉफिट, अगर हम बात करें, जो नेट पैसा हमारे हाथ में आ रहा है 5,800 का, वो क्या वाकई काफी है? क्योंकि सेस भी तो बढ़ाया गया है, 3 से 4% कर दिया गया। हाँ, तो आपके हाथ में ज्यादा कुछ भी नहीं आ रहा, मेजर चेंजेस नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा कोई बदलाव, आपकी जो स्ट्रेटजी थी वही रहेगी, कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन स्टेटस को जैसी बात है, आपको कुछ ज़्यादा एक आम आदमी को नहीं मिल रहा है, सीनियर सिटीजन को काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। बिल्कुल, इसी पर मैं आना चाहूंगी और बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की ही, जहां पर हमने काफी अच्छे खासे ऐलान, जिसकी हम उम्मीद भी कर रहे थे, वो भी होते हुए देखे हैं। हेमंत जी, सेक्शन 80 TTB को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर डिपॉजिट पर छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है, 50,000 कर दिया गया है। और साथ ही अगर हम स्वास्थ्य बीमा की बात करें तो उसमें भी 30 से 50,000 इसको अब कर दिया गया है। तमाम ऐलानों को देखते हुए हमें जरूरत थी इन ऐलानों की, अगर हम सीनियर सिटीजन की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रखकर चलें तो। देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे सैलरीड क्लास की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो सीनियर सिटीजन है, जो पेंशनर हैं, उनके लिए डेफिनेटली चैलेंजिंग रहता है। उनके लिए स्पेशली अगर आप दो चीज़ें देखें यहाँ पे, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो बात हो रही है, 30,000 से 50,000 किया गया, और उनके ऊपर जो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको 50,000 तक वो टैक्स फ्री है। तो कहीं ना कहीं उनको रिलीफ है। ये बात सही है कि उसमें जो आम जो सैलरीड क्लास हैं, दूसरे लोगों को कुछ भी रिलीफ नहीं है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं, डेफिनेटली अगर जैसे किसी को क्रिटिकल इलनेस है तो 60,000 से जो पहले सीनियर सिटीजन का था और 80 था वेरी सीनियर सिटीजन्स का, वो सब दोनों के लिए अभी वो 1 लाख हो गया। तो डेफिनेटली उनके लिए रिलीफ है। कितने लोगों को फ़ायदा होगा वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों के पास वो हेल्थ पॉलिसी है। और डेफिनेटली जो इंटरेस्ट का जो पोर्शन है उससे डेफिनेटली लोगों को फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी सीनियर सिटीजन जो है अपना पैसा पोस्ट ऑफिस या बैंक डिपॉजिट में रखते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स की छूट है वो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं राहत देगी। और वय वंदना स्कीम जो थी वो 7.5 लाख तक की डिपॉजिट सीनियर सिटीजन को मिल रही थी, उसकी लिमिट बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। हाँ। तो बहुत जगह पे सीनियर सिटीजन को टैक्स बेनिफिट भी है, TDS में भी राहत है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये काफी है अर्नब जी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेंशन रिफॉर्म को लेकर भी देश को इंतजार है इस तरह के ऐलानों का, जो कि नहीं हुए, लेकिन क्या जितने हुए वो काफी है वरिष्ठ नागरिकों के लिए? देखिए, वरिष्ठ नागरिक के बारे में बात करें तो इनके लिए फॉर द मोमेंट तो बहुत सारे हैं, अच्छे हैं, और वो वेलकम होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत सालों की डिमांड थी। कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन इस साल इतना सारा हुआ है, तो एज एन एक्सेप्टेबल, खास करके जो 50,000 की बेनिफिट है अपने डिपॉजिट पे जो है, तो उसका लाभ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग ले सकेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है और वेलकम भी है, और तो उनके लिए एक बेनिफिट जरूर दिखेगा। क्योंकि देखिए, काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत नहीं होती, लेकिन जब उनको बेसिक टैक्स डिडक्शन का, एग्जम्पशन का, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस इस प्रकार का डिडक्शन जब मिले, तो उनकी
एक जो हैंड में इनकम रहेगी वो अच्छी रहेगी और मेडिकल बेनिफिट का भी उनको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। हेमंत जी, अब क्योंकि फाइन प्रिंट्स आने बाकी हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रही हूँ आपने कुछ तो पढ़ ही लिया होगा अब तक, जो डिटेलिंग की जरूरत होती है, जो क्लैरिटी की जरूरत होती है। अब अगर कोई शो देख रहा है हमारा और वो वरिष्ठ नागरिक है और निवेश की शुरुआत या करना चाहते हैं या जिस भी तरह से अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं निवेश के जरिए, उनके लिए तुरंत वो कदम कौन सा होगा जो उन्हें उठा लेना चाहिए? देखिए, दो चीज़ों को एकदम से उनको फायदा होगा। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की हम जब बात कर रहे थे, उनका जो प्रीमियम है 30,000 से 50,000 वो आप ऑलरेडी दे रहे थे मान लीजिए, तो वहाँ पे आपको बचत होती है। और दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि सीनियर सिटीजन के ज़्यादातर जो पैसा जो है वो बैंक डिपॉजिट या जो स्मॉल सेविंग स्कीम में रहता है, वहाँ पे अगर आप 50,000 तक आपको इनकम इंटरेस्ट के ऊपर आपको इनकम की छूट मिल रही है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पास जो पैसा आपके हाथ में जो था वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। उसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर उनको कहीं अपने रोजमर्रा के खर्चे में अगर कम पड़ता है तो वहाँ पे कर सकते हैं। अगर ये सरप्लस है तो डेफिनेटली वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना वो डिपेंड करेगा उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर उनकी जो रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो उनको अगर थोड़ा थोड़ा जमा करके पैसा अगर उनको आगे बढ़ाना है तो डेफिनेटली, अगर उनके मान लीजिए पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड जैसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ा जो पैसा बचता है आपका यहाँ पे टैक्स का, वहाँ से आप थोड़ी शुरुआत कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब आपके हाथ में पैसा आता है तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, जो भी आप करना चाहें उससे कर सकते हैं। बट ये ज़रूरी था कि सीनियर सिटीजन के हाथ में जो पैसा है वो थोड़ा बढ़े। बिल्कुल। और साथ ही गौरव जी, अगर मैं समझना चाहूँ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जिसको बाजार में भाप लिया था वो आ भी गया है, लेकिन इसको लेकर भी कई सारे पैच हैं। इसको अमल में कब से लाया जाएगा और एक म्यूचुअल फंड का निवेशक जो है कैसे इस टैक्स के नेट में आएगा? देखिए, उसको टैक्स तो भरना ही है अभी, मतलब उसमें कोई उसका ऑप्शन है ही नहीं। ये एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2018 से, तो अगले 2 महीने की विंडो है आपको अगर बेचना है तो। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वहां पे क्लैरिटी आ गई है, या तो 31 जनवरी का जो हाईएस्ट क्लोजिंग है पूरे दिन का वो, या तो आपका जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है विच एवर इज हायर। तो ये दोनों में से जो भी आपको आपके फेवर में है वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये अगले साल से ही है, ऐसा नहीं है कि अगले 2 महीने में अगर आपने कोई इक्विटी शेयर्स बेचे तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भरना है, वो नहीं है। कैपिटल गेन्स टैक्स में अगर बड़ा मार लगा है तो व्हाइल आई एम डाइवर्टिंग 54EC जो बॉन्ड में हम 50 लाख का निवेश कर सकते थे, वो अभी रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। मतलब और कहीं भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो बॉन्ड में रोक नहीं सकते, और उसकी भी अवधि 3 साल से 5 साल तक कर दी गई है। ओके, थोड़ा सा और मैं ब्रेकडाउन करना चाहूंगी अर्नब जी। वो आम निवेशक जो कि SIP के जरिए निवेश करता है म्यूचुअल फंड में, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को कैसे समझे? देखिए, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक डबल ब्लो है। पहली बात ये कि अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड 1 साल से ज़्यादा के लिए रख लिया तो उस पर नेक्स्ट ईयर से यानी कि 1 अप्रैल के बाद आपको 10% का टैक्स लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप डिविडेंड ऑप्शन के लिए जाते हैं तो आपके हाथ में डिविडेंड टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन अब से एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इक्विटी फंड पे भी आ गया है 10% का। तो नेट, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको जो नेट रिटर्न मिलता है वो ये सब टैक्सेस और वो कट करने के बाद मिलता है, तो आपको इफेक्टिवली जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो आप पर ही एक बोझ आ जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को इम्पैक्ट करेगी। अब म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर जो इक्विटी में आते हैं उनके लिए ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनका जो रिटर्न आएगा वो नेट रिटर्न उनके हाथ में कम आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो इक्विटी से दूर चले जाए, क्योंकि आपके लिए रिक्वायर्ड है कि आप अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी एक्सपोजर ले जितना चाहिए आपको, तो उसको लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप दूसरे एसेट क्लास से कंपेयर करेंगे तो फिर भी इक्विटी का रिटर्न तो हायर ही ओवरऑल रहना चाहिए ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म या ऐसा कुछ। लेकिन ये जरूर है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को सिर्फ टैक्स को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनके नीड के हिसाब से होना चाहिए और ये जरूरी है उनके लिए। बिल्कुल, यानी अपने निवेश पोर्टफोलियो में आपको बदलाव करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या कुछ ऐलान है जो इंश्योरेंस के मोर्चे पे किए गए हैं, साथ ही जो नई महिला कर्मचारी हैं उनके लिए PF में कितनी राहत दी गई है, इसको हम समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं
बजट आपका पैसा, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि तमाम ऐलान होने के बाद जो हुए हैं बजट में आपके निवेश पोर्टफोलियो पर किस तरह का असर पड़ेगा। हेमंत जी, अब सवाल ये उठता है कि जो निवेशक हैं वो काफी हद तक निर्भर होते हैं डिविडेंड पे जो उनको उनके निवेश पर मिलता है। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स उस पर लगने वाला है, मुझे बताएं कि उनके हाथ में कितने पैसे आएंगे और क्या अब सही वक्त है कि कोई बदलाव किए जाए? देखिए कविता, दो एस्पेक्ट है यहाँ पे। अगर हम डिविडेंड की बात करें, जो टैक्स इस बजट में लगा है वो इक्विटी फंड्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड, उसमें जो इक्विटी सेविंग फंड जो है, बैलेंस एडवांटेज फंड जहाँ पे इक्विटी आर्बिट्राज का जो एक्सपोजर है 65% हो, या जो बैलेंस फंड जहाँ पे 65% के ऊपर एक्सपोजर हो, या जो प्योर इक्विटी फंड है, वो सारे के सारे जो फंड कैटेगरी हैं उनमें जो डिविडेंड आपको मिलता है उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो बैलेंस फंड या इक्विटी सेविंग जैसी फंड है उनमें रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है उनको समझना कि उनके ऊपर 10% वहाँ पे टैक्स है। बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 महीने के बाद और जो आपको डिविडेंड मिल रहा है दोनों पे 10% टैक्स है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन्वेस्टर को ये स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़े कि अगर आपने मान लीजिए डिविडेंड ऑप्शन लिया था, वो क्यों लेते थे ऑप्शन? दो चीज़ों के लिए। एक तो ये कि उनको लगता था कि हर साल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, बजाय इसके कि मार्केट टाइमिंग करना है, उनको ज़रूरत नहीं होती है। तो आई थिंक उनको वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि उसकी ज़रूरत है कि नहीं वहाँ पे। दूसरी बात, अगर आप इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है तो आपको डेफिनेटली 10% का टैक्स लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक तो मार्केट वॉलेटिलिटी जो है और डिविडेंड की जो क्वांटम जो आपको मिलता है वो चेंज होता है और ऊपर से टैक्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्वेस्टर को देखना पड़ेगा कि वो कितने हद तक इस डिविडेंड के ऊपर डिपेंडेंट है और किस तरह की स्ट्रैटेजी उनको चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल गौरव जी, यहाँ पर एक निवेशक के तौर पे म्यूचुअल फंड्स को लेकर और किस तरह की बारीकियां सामने आई हैं? देखिए, जो ETF लॉन्च की, काफ़ी सारे ETF लॉन्च की बात हुई है, तो एक नई कैटेगरी आई है जिसमें अगर ये कोई फंड ऑफ फंड है जो ये ETF में निवेश करता है तो उसे भी इक्विटी फंड्स के बेनिफिट मिलेंगे। तो एक नई कैटेगरी आ गई। इनडायरेक्टली ETF में निवेश करने के लिए एक आम आदमी को डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं, ये फंड ऑफ फंड तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लगेगा। तो इक्विटी फंड की अब तक परिभाषा क्या थी कि जो 65% से ज़्यादा निवेश करता है इक्विटी में डायरेक्टली। अभी अगर कोई फंड 90% से ज़्यादा ETF में निवेश करता है और वो सभी ETF इक्विटी ओरिएंटेड है तो उन्हें भी इक्विटी फंड गिना जाएगा। ओके, ये तो बात हुई है अर्नब जी म्यूचुअल फंड्स की, लेकिन मुझे ये बताइए कि विमेन वर्कफोर्स को बढ़ावा देने के लिए हमें तो काफी सारे ऐलानों की उम्मीद थी, लेकिन वो उतना हुआ नहीं है। नई महिला कर्मचारियों को हालांकि PF में 12% की बजाय 8% तक के कट ऑफ की राहत दी गई है, लेकिन केवल 3 साल के लिए। जी, इसमें ऐसा है कि आप कंट्रीब्यूट करते हो प्रोविडेंट फंड में, उसका मैचिंग कंट्रीब्यूशन आता है अपने एम्प्लॉयर से। तो यहाँ जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, वुमेन एम्प्लॉई का, वो कम करके 8% तक किया गया है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है उनको 12% करना पड़ेगा। अच्छा। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो अमाउंट है PF में जा रहा है, वो सेम रहेगा, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी कि आपके सेविंग्स एलिमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इससे शायद बड़ा फर्क न भी गिरे, क्योंकि जब कंपनीज आपको अपना सैलरी स्ट्रक्चर देती है तो वो कॉस्ट टू कंपनी गिनती है, और कॉस्ट टू कंपनी में उनका कंट्रीब्यूशन, आपका कंट्रीब्यूशन, सब कुछ आ जाता है। तो उससे शायद उसका फर्क ना पड़े, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में कैश ज़्यादा आ जाए। क्योंकि आप कंट्रीब्यूट कम कर रहे हो PF के लिए, तो आपके हाथ में जो अमाउंट है वो ज़्यादा आएगी। तो ये एक बेनिफिट विमेन एम्प्लॉइज़ के लिए होगा। बिल्कुल, लेकिन चलिए यहाँ पर इनके हाथ में थोड़ी सी रकम आ जाएगी। इसके अलावा सोना हम सब जानते हैं कि भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पसंदीदा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसको लेकर क्या कुछ ऐलान हुए हैं बजट में? विस्तार से करेंगे बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बजट आपका पैसा, और अब बारी आती है गोल्ड की। अर्नब जी, सोने को लेकर वित्त मंत्री जी ने कहा है कि या तो नई स्कीम लाई जाएगी या तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसको रिवैम्प भी किया जाएगा। जो फाइन प्रिंट्स निकल के आए हैं, क्या इसको लेकर कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आई है कि किस तरह से इस एसेट क्लास को अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाया जाएगा? देखिए, सरकार की 2 स्कीमें हैं, गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड बॉन्ड स्कीम रिलेटिवली अच्छा रिस्पांस मिला है रिलेटिवली, लेकिन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा है कि ये स्कीम को रिवैम्प करेंगे। इसके अलावा गोल्ड एक्सचेंज सेटअप करना के बारे में बात हुई है और नई स्कीम लाने की बात हुई है, लेकिन अभी तक कोई इसकी डिटेल्स नहीं है। मेरा मानना है कि अगले 1, 2, 3 महीने में धीरे धीरे करके ये डिटेल्स आएंगी और ये स्कीम लॉन्च होंगी, रिवैम्प होगी, और निवेशकों को एक मौका मिलेगा कि अपना जो गोल्ड
का इन्वेस्टमेंट है वो देश पर बोझ ना पड़े उस तरह से करें। बिल्कुल। हेमंत जी, बीमा क्षेत्र में जाना चाहूंगी मैं। इंश्योरेंस में हमने देखा है कि जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा बीमा जैसी योजनाएं पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन अब की बार जो बात की गई है बजट में वो 5 लाख तक का इंश्योरेंस हर परिवार को दिया जाएगा मुफ्त में। ये एक तरह से काफी बड़ा ऐलान है, इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? आई थिंक काफी बड़ा है ये। एक्चुअली इसमें ये कहा गया है कि 10 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं उनको 5 लाख तक की जो है हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। तो अगर आप एवरेज 5 लोग पकड़ के चलें फैमिली में तो करीब 50 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। तो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा स्टेप है, क्योंकि ये हमारे देश में हमेशा से डिमांड रही है कि लोगों को ठीक से ट्रीटमेंट महंगी होती है, ठीक से इलाज नहीं करा पाते। तो आई थिंक ये होने के बाद इतने सारे खर्च जब कवर होंगे तो काफ़ी लोगों को जो बड़ा रिलीफ होगा कि उनके जो खर्चे करने पड़ते हैं वो नहीं होगा। हॉस्पिटलाइजेशन जो है आजकल बहुत महंगा हो गया, तो वो सब में जो मुझे लगता है काफ़ी रिलीफ है और काफ़ी बड़ा स्टेप है सरकार की तरफ से। चलिए गौरव जी, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, तो अब जानना चाहूंगी कि ओवरऑल एक निवेशक के नजरिए से आप इस बजट के लिए क्या कहेंगे? क्या पोर्टफोलियो के लिहाज से मुझे कोई बदलाव करने चाहिए या इंश्योरेंस में कोई बदलाव करने चाहिए या नहीं? या तो आप सीनियर सिटीजन बन जाए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए या सीनियर सिटीजन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, उसके अलावा कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अर्नब जी? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अवेयर रहना चाहिए कि किस प्रकार के चेंजेस हुए हैं, आपके रिटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, आपके कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट होगा। सीनियर सिटीजन के लिए पॉजिटिव है, दूसरों इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन ये ध्यान रख के आगे बढ़ना चाहिए। हेमंत जी जल्दी से। देखिए, ज़्यादा इम्पैक्ट नेगेटिव है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, स्पेशली इक्विटी के ऊपर। बट फैक्ट ये है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास, उसका पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्टेप सरकार ने और लिए हैं, अगर उससे इक्विटी मार्केट अच्छा करता है, जैसे रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं एज एन इन्वेस्टर आपको फायदा होता है। सिर्फ ये देखे कि 10% कैपिटल गेन है जो नेगेटिव है, मानता हूं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज भी पोस्ट टैक्स इक्विटी के रिटर्न बाकी एसेट क्लासेस से अच्छे रहेंगे। चलिए, तो निवेशक यहाँ पर कुल मिलाकर आपके लिए बात ये निकल कर आ रही है, जितने भी निवेशक हमें देख रहे हैं, आप घबराएं नहीं, अपने निवेश में बरकरार रहें और अनुशासन मेंटेन करें, अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपनी रणनीति में फिलहाल कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और बजट आपका पैसा में मुझे भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।